चलो शुरू करते हैं। देखिएगा यहाँ पे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, मॉडर्न हिस्ट्री, एनसीईआरटी नोट्स। ठीक है, एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स यहाँ पे ले लिए हैं। आपको हिस्ट्री के लिए इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उदय हैज़ कम, जय हिंद उदय। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की कहानी को। ठीक है, चलो आकाश ज्वाइन हो जाओ जल्दी से। ठीक है, शुरू हो चुका है, ऐप में जाओ लाइव सेक्शन में। हाँ चलो शुरू करते हैं भाई लोग। बढ़िया एकदम। उदय ये बाकियों को कॉल कर दिया करो जब ज्वाइन होते हो, मैथिली को वगैरह मैसेज कर देने का। चलो अब शुरू करते हैं। आप लोग तब तक ये स्लाइड पढ़ो। मेकिंग वन कॉल। ओके बढ़िया। ओके शुरू करते हैं अब। देखो ठीक है, कहानी के उस दौर में हम लोग हैं अभी जहां पे चैप्टर का नाम ये देखो, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अभी वो दौर है जहां पे भारत के अंदर जो रीजनल पावर्स है उसके अंदर तो वो टकराव जारी है। जैसे आप लोग जानते हो कि औरंगजेब का जो रूल हुआ उसके बाद डिक्लाइन शुरू हो जाता है मुगल्स का। एंड वी हैड स्टडीड दैट, हम लोगों ने ये पढ़ाई की हुई है कि हाउ देयर वाज अ डिक्लाइन ऑफ मुगल्स एंड राइज ऑफ रीजनल पावर्स। उसके अंदर आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स देयर वाज अ राइज ऑफ मराठास। ठीक है, पेशवा जो एक रूलर बन गए थे उस टाइम पे, एंड देन दे ऑलमोस्ट रूल्ड होल इंडिया। एंड उसके बाद पंजाब की तरफ आप लोग जानते हो रंजीत सिंह का साम्राज्य आ चुका था। उन्होंने अलग जो मसल्स हुआ करते थे, मिसल्स, जो उनके ट्राइब्स हुआ करते थे जो बट गए थे अलग अलग हिस्सों में, उनको एक करके एक आर्मी बनाई और उससे वो लड़ाई करते थे। पानीपत का फिर वॉर हुआ अहमद शाह अब्दाली ने, उसके अंदर मराठाओं की हार हो चुकी थी। एंड आफ्टर दैट फिर मराठा जब वीक हो चुके तो फिर बैटल ऑफ बक्सर होता है। उससे पहले प्लासी हो चुकी थी, जिससे बंगाल, बिहार और उड़ीसा का काफी ज्यादा जो एरिया है उनके पास जा चुका था। बक्सर से ये तय हो गया, सॉरी, बक्सर के अंदर ये था कि पहले बंगाल आया था, और बक्सर से बंगाल, बिहार और उड़ीसा ब्रिटिशों के पास चले जाता है। ठीक है, तो कमेंट करके बताना है नए कौन ज्वाइन हुए हैं, आकाश और मैथिली। चलो अब शुरू करते हैं इसमें हम लोग एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ठीक है, अब देखिएगा ये नोट्स बहुत प्रिसाइजली बनाए हैं आप लोगों के लिए। सो टू द पॉइंट, एनसीईआरटी से बनाए हैं, तो आपको कोई बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, ओटोमन एम्पायर कंट्रोल्स द रेड सी। अब रेड सी का अगर एरिया देखोगे तो उसको कौन कंट्रोल करता है? ओटोमन। लैंड ट्रैवल रूट्स आर कैप्चर्ड बाय अरब्स। लैंड ट्रैवल रूट्स किसने कैप्चर किया है? इन्होंने। और ओटोमन जो एम्पायर था वो किसका था? दैट वाज अ मुस्लिम एम्पायर। ठीक है, इस्लाम से इनका जन्म हुआ था। इट वाज अलग अलग जो मुस्लिम रूलर्स थे उनको एक करके ओटोमन एम्पायर बना था। अब ये देखो, अरब भी मुस्लिम्स थे। यूरोपियंस हैड टू पे हेफ्टी मनी फॉर गुड्स ऑफ ट्रेड फ्रॉम इंडिया। इंडिया से अगर कोई व्यापार करके जा रहे हो तो ये लोग बहुत हेवी टैक्स लगाते थे उनके ऊपर। ठीक है, मतलब जितना उस प्रोडक्ट का प्राइस है उससे ज्यादा ये लोग टैक्स लगाते थे। तो इंग्लैंड में जाते जाते या यूरोप में जाते जाते वो प्रोडक्ट इतना महंगा हो जाता था कि लोग अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे उसको खरीदने के लिए। एंड रेनासेंस इन यूरोप लेड टू द पाथ ऑफ सी वॉयेजेस। अब कहीं कुछ चीजों का इन्वेंशन होता है, आप लोग उसमें से जानते हो कुछ। रेनासेंस के दौर में कुछ आर्किटेक्चर्स, कुछ पेंटर जैसे कि लियोनार्डो दा विंची, ठीक है, रेनासेंस के दौर में आए थे। तो अलग अलग आर्ट फॉर्म को इजाद किया जाता है, इन्वेंशंस होता है, साइंटिफिक चीजें डेवलप होती है, नए फिलोसॉफीज आते हैं। तो फिर उससे फिर ये लोग थोड़ा सा इन्वेंशन की तरफ बढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं सी वॉयेजेस मतलब एक सी में एक नए दूर दराज की जर्नी पे निकलना और कुछ खोज के निकालना। ठीक है, नया कुछ तो। और इसके अंदर प्रिंस हेनरी, इनको एक निक नेम होता है, बहुत बढ़िया निक नेम था इनका, नेविगेटर। जब आप घर पे, ठीक है, पिंटू, सुंटू, सुंटिया, ये ऐसे निक नेम होते हैं। सुंटिया किसी का होगा नहीं, बट पिंटू तो होता ही है। तो जैसे पिंटू नाम है तो वैसे इसका निक नेम ही नेविगेटर है। और नेविगेटर बोल के इसको सिर्फ कोई एक इंसान नहीं जानता, इसको पूरी दुनिया जानती है। मतलब पूरी कंट्री इसको नेविगेटर ही बोला रहती है, हेनरी द नेविगेटर। तो अब नेविगेटर मतलब खोजने वाला इंग्लिश में बोले तो ये भाई पुर्तगाल का जो रूलर था उस टाइम का, हेनरी, प्रिंस हेनरी, इसको बहुत शौक था। उसके बाद 1487 के अंदर
बार्थोलोम दियाज पहुंच गया था देखो केप ऑफ गुड होप तक, अफ्रीका का जो साउदर्न पार्ट है, ठीक है। अब जैसे अफ्रीका आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको मडागास्कर दिखेगा, ये जो साउदर्न पार्ट है ना, इसको कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। यहाँ तक पहुंचा। अब यहाँ से भारत कैसे आना होता है, ये ऐसे इसके बीच में से निकलो तो इंडियन ओशन में एंट्री करोगे, बट इसको पता ही नहीं था यहाँ से आगे कैसे जाना है, तो यहाँ से वो वापस लौट गया। सो ही फाउंड दैट पोर्तुगल एंड स्पेनिश, ठीक है, जो स्पेनिश लोग थे इसके अंदर ईस्ट, इन दोनों में प्रॉब्लम क्या था देखो, उस टाइम पे जो नेवी थी दोनों की स्ट्रांग थी, पोर्तुगाल की भी और स्पेनिश लोगों की, स्पेन की। तो फिर क्या करते थे, एक दूसरे को ही समंदर में डुबोते रहते थे। आप लोगों ने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी देखी होगी, अगर नहीं देखी तो एक पार्ट तो देख लेना उसका, जॉनी डेप नाम का एक्टर है उसमें, बहुत खूबसूरत मूवी है, मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है, हॉलीवुड की। तो उसके अंदर दिखेगा आपको ये समुद्री लुटेरे कैसे काम करते थे। तो बस वैसा ही चल रहा था इनका, कि इसके जहाज को वो डुबोएगा, उसके जहाज को ये डुबोएगा, तो एक दूसरे को डुबाने का काम कर रहे थे। तो फिर इन दोनों ने डिसाइड किया कि भाई हम एक दूसरे से झगड़ा करने से नुकसान हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं, तुम क्या कर जाओ, ईस्ट की तरफ चले जाओ, बोल दिया पोर्तुगाल को, और स्पेनिश ने डिसाइड किया कि हम वेस्ट की तरफ जाएंगे। तो इसीलिए देखो सब कुछ जो भारत की तरफ आते हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी होता है उनका नाम, क्यों, क्योंकि हम ईस्ट में आते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। भाई ईस्ट इंडिया में आने वाली कंपनी का नाम, बिकॉज व्यूअर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की थी इन्होंने बीच में से, ठीक है, प्लेनेट के, और ईस्ट में इंडिया आता था, तो इंडिया की तरफ आने वाली कंपनी का नाम ईस्ट बन जाता था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी। चलो, क्रिस्टोफर कोलंबस फाउंड अमेरिका ने 1492 के अंदर, ठीक है, वहां पे इनको रेड इंडियन मिल जाते हैं, ये बस फैक्ट की तरह याद रखना है आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, देखो सबसे पहले जो भारत में आया वो कौन था, वास्को दी गामा, ठीक है। नीचे हम मैप पे देखेंगे वास्को दी गामा को, पहले पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इंडिया में आने वाला कौन था, वास्को दी गामा। अब वास्को दी गामा 1498 में आया, डेट क्या थी, तो 17 में, ठीक है। रीच्ड एट इंडिया थ्रू द केप ऑफ गुड होप एट कैलिकट इन इंडिया। अब देखो इसको भी नहीं पता था शुरुआत में भारत कैसे पहुंचना है, ठीक है। तो पहले तो बार्थोलोम दियाज ने बता दिया था, जैसे यहाँ तक पहुंचा था ये, ठीक। यहाँ तक पहुंचने के बाद ये क्या करा, जहाज के अंदर काफी दिनों तक देखता रहा इधर उधर कुछ मिलेगा क्या। अफ्रीका के लोग मस्त अपना मसाला बना के एकदम तंदूरी वंदूरी बना के खा रहे, झिंगाला जिंदगी जी रहे, उधर बोन फायर के पीछे पीछे घूम रहे, ठीक है। इसको लगा कि यार इन लोगों के पास तो मसाले पहुंच रहे हैं, ज्यादातर मसाले उस टाइम पे इंडोनेशिया और इंडिया में हुआ करते थे, तो स्पाइसेस अगर यहाँ पहुंच रहे हैं तो कोई तो ला रहा होगा, तो ये काफी इंतजार करता रहा। उसी टाइम पे इसने देखा कि यहाँ से जहाज में बैठ के कुछ लोग आते हैं, ठीक है, और ये जो जहाज में बैठ के आने वाले लोग थे ये थे गुजराती ट्रेडर्स, ठीक है। जहां कोई ना पहुंचे वहां कौन पहुंच जाते हैं, देखो गुज्जू लोग पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो, ठीक है, व्यापार करने के लिए कहाँ पे भी जा सकते हैं भारत में, राइट, भारत में क्या दुनिया में। तो गुजराती ट्रेडर्स जो थे वो यहाँ पे मसाले बेचने जाते थे, तो उनको इसने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसने ऑफर दिया कि हमारे साथ चलो, बोले जहाँ पे सब लोग एकदम व्हाइट व्हाइट दिखते हैं। इन लोग पहले ही घबरा गए, बोले कि एकदम पागल लग रहे हैं लोग, कुछ समझ नहीं आ रहा है इनका, और बीमार दिख रहे हैं। इससे अच्छा दूसरा ऑफर दिया इनको, इंडिया लेके चलो। अब इसमें आप इनको देशद्रोही नहीं बोल सकते, इसका पीछे का रीजन क्या है कि इंडिया में उस टाइम पे बहुत सारे लोग आके ट्रेड करते थे, इवन लैंड रूट से यूरोपियन भी तो आके ट्रेड करते ही थे, बट उनका ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं था, क्योंकि बीच में जो अरब ट्रेडर्स थे वो इतना ज्यादा टैक्स लगा देते थे कि वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे अपने देश में जाके वो प्रोडक्ट बेचना। ये प्रॉब्लम था, इसलिए इन्होंने सी रूट खोज कर। तो अगर मान लो तुम लोग हमारे देश पहुंचना, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, जैसे बहुत सारे लोग आते हैं ट्रेड करते हैं, उन्होंने थोड़ी ये सोचा कि ये ऐसे सी ट्रेड से आएंगे फिर अपने देश पे रूल करने लग जाएंगे। तो फिर ये कहानी शुरू हुई यहाँ से। अब ये अप्रैल के मंथ में यहाँ से निकलते हैं, उस टाइम पे नॉर्थ वेस्ट जो मानसून के विंड है, ठीक है, वो इस टाइम पे इधर इंडिया की तरफ बहते रहते हैं। अब ये जो विंड है ये यहाँ ऐसे बह रहे हैं, ठीक है। अब जब इस तरीके से बह रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून ट्रेंड बोलते हैं ना उसको, तो जब ये इस तरीके से बह रहे हैं नॉर्थ की तरफ, एंड अब ये अपने साथ क्या लेके आते हैं, देखो मॉइस्चर वगैरह लेके आते हैं, और ये बारिश होती है, ठीक है, जून के मंथ में। ये बस तुमको ऐसे बताया, मैं ज्योग्राफी में आने वाला है वो हमको, ठीक है, जिसको इंडियन मानसून बोलते हैं। तो ये हवा इस तरीके से इधर बह रही है, तो जहाज को आप इधर खड़ा कर दोगे तो वो जहाज अपने आप इंडिया पहुंच जाता है, ठीक है। पहले वाले जो ट्रेडर्स भी थे ना, वो मंथ का और सीजन की बहुत पढ़ाई करते थे, इसलिए क्योंकि उनको ये जानना होता था कि विंड किस तरफ से किस तरफ बहती है। तो वो क्या करते थे, अब जैसे कि अफ्रीका में यहाँ पे पहुंचेंगे और अप्रैल में अपने जहाज में सामान वगैरह डाल के खड़े हो जाएंगे, तो धीरे धीरे फ्यूल नहीं लगेगा, एनर्जी नहीं लगेगी, अपने आप जहाज आ जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका था, इंडिया में से विंड जब बाहर अफ्रीका की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो उस टाइम पे जैसे सम विंटर में होता है ये,
अब वो इस तरफ विंड बहते रहते हैं तो हमें ठंड लगती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोल्ड हिमालयाज को टच करके विंड ऐसे साउथ इंडिया से नीचे जा रहे हैं, ठीक है। अब विंटर में आप अगर जहां जहां खड़ी कर दोगे तो आप अफ्रीका पहुंच जाओगे। इस सब चीजों की पढ़ाई करते थे ये लोग और उस तरीके से ट्रेड किया करते थे, बहुत स्मार्ट लोग थे पहले के। तो इस तरीके से वास्को दी गामा कहां पहुंचा? कैलिकत। अब कैलिकत का जो रूलर था जिसका नाम था देखो जमोरिन, ये एकदम पूरा गधे का बच्चा, ठीक है। इसने तो पहले अपने पूरे राज्य के अंदर फरमान छोड़ा कि जितने भी सुंदर कन्या है सबको बुला लो, भाई का वेलकम करना है। किसका? तो वास्को दी गामा का, ठीक है। जब भी कोई बहुत ज्यादा जहाज लेके वगैरह पहुंचता था कोस्टल एरियाज में, तो ये जो रूलर लोग थे इनको लगता था कि अरे पैसा है पैसा, 21 दिन में पैसा डबल। उस चक्कर में ये क्या करते थे, फिर उनको बुलाते थे उधर। अब उसमें क्या हो जाता था कि जब वो आ रहे हैं तो ये सोचते थे कि सब ट्रेड करने आ रहे हैं, इतनी ज्यादा जहाज है मतलब अमीर इंसान आ रहा है तो ट्रेड करने में फायदा होगा, नहीं बड़ा बिजनेसमैन आ रहा है उसकी रिस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी ना, पैसा मिलेगा। तो बट उस चक्कर में ये इसका वेलकम किया गया और उसके बाद वास्को दी गामा को फिर महल में लेके जाया गया। उसके बाद व्यापारी उसके साथ कुछ संबंध स्टैब्लिश हुए, भाई को पिला दिया भिंगरी, ठीक है। भिंगरी पिलाने के बाद वो समझ गया कि असली वाला माल तो ये लोग पी रहे हैं, हम लोग तो बस, ठीक है, हवाबाजी कर रहे हैं, असली तो ये लोग पी रहे हैं। तो उसने पहले तो मसाले लिए भारत से बहुत सारे, ठीक है, और उसके साथ साथ जो भी भिंगरी के बड़े बड़े ये थे कैन वगैरह भर लिए, ताकि जब पहुंचेगा पोर्तुगीज और याद आई भिंगरी की तो होना चाहिए ना उसके पास, ठीक है। ये भिंगरी वाला जो ट्रेंड, जो कंपनी है जिन्होंने ये भिंगरी बनाया, देखो भिंगरी क्या होती है, एकदम देसी दारू होती है वो, ठीक है। कहीं पे आप जाए देसी दारू का दुकान लिखा होता है वहां तुमको मिलेगी ये भिंगरी नाम का ब्रांड। उन्होंने मुझे आइडियल लगता है, इतना नाम खूबसूरत रखा है भिंगरी, ठीक है। भिंगरी मतलब वो घूमने वाला नहीं होता क्या, तो एकदम पियो भाई तू घूमेगा एकदम पूरा, गिरेगा ऐसे एकदम भिंगरी की तरह, ठीक है। तो बस वही है। अब चलो देखते हैं। फर्स्ट वास्को दी गामा रीच्ड कैलिकट, ये हो चुका है। वास्को दी गामा रीच्ड विद द हेल्प ऑफ अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद जिसको इसने पकड़ा था कहां पे? गुजराती ट्रेडर्स। अब्दुल माजिद नाम का जो गुजराती ट्रेडर्स था, ठीक है, इसकी हेल्प से भारत पहुंचा। रूलर ऑफ कैलिकट कौन था उस टाइम पे? जमोरिन था। और स्टेड फॉर 3 महीने तक रहा और केम अगेन 1502 में, बाद में आया था, याद रखना इसका, 1501 के अंदर, ठीक है। 1501 और 1502 में थोड़ा डिस्प्यूट है, किसी किताबों में 1502 लिखा है, कहीं कहीं पे 1501 लिखा है। अभी एनसीईआरटी से बनाए तो 1501 से हम चले जाते हैं, बट दोनों ऑप्शन नहीं दिखेंगे, ये गारंटी है, दोनों में से एक आएगा, ठीक है। तो याद रखना पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, ठीक है। ये यहां तक क्लियर हो गया क्या, बताओ मुझे, चलो जल्दी से। ओके बढ़िया, ठीक है, एक सेकंड देना। चलो तो यहां तक क्लियर है, वास्को दी गामा यहां तक आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। आकाश लेट क्यों आए तुम? तुमको तो कॉल भी किया था मैंने। और कमेंट में कुछ भी पूछा करो, कुछ डाउट रहा तो, और थोड़ा सा एक्टिव रहो, ठीक है। चलो अभी शुरू करते हैं भाई लोग। अब देखो, अब कहानी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और जब वास्को दी गामा आया उसके बाद फिर वास्को दी गामा एक लुटेरा था बेसिकली, ठीक है। ऐसे नहीं होता क्या समुद्र के अंदर, समुद्र में लूटने जाते, वो मसाले इतने ले गया कि वहां वास्को दी गामा बन गया पुर्तगाल के सबसे अमीर इंसान में से एक, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन बन गया। बहुत बड़ा बंगलो बनाया वहां बीच के ऊपर, और बहुत ही शौकीन आदमी था। फिर एकदम भिंगरी तो लेके ही गया था, तो मस्त एकदम जीना सिर्फ तेरे लिए गाना लगा के जी रहा था, ठीक है। फिर आया, राजा ने भेजा पेड्रो अल्वारेज कैब्रल को, इसको बोला कि ऑफिशियली जा भाई, लुटेरे लोगों को भेज के कोई फायदा नहीं होगा मेरा, तू मेरे सरकार की तरफ से जा। ये आया, आने के बाद तो पहले इसको पहले ही बता दिया था इसने कि सुंदर कन्याएं वेलकम करेगी। इस बार इसका कोई सुंदर कन्याओं ने वेलकम नहीं किया। ऊपर से जमोरिन को मिल जाते तब तक अरब ट्रेडर्स। अरब ट्रेडर्स ने बोला तुमको पैसे से मतलब, हम देंगे पैसा, तो आप इनके साथ क्यों ट्रेड कर रहे हो? और जमोरिन को तो 21 दिन में क्या करना था, पैसा डबल। तो भाई ने बोल दिया कि मत आओ, इसके ऊपर गोला बारूद डाल दिया। तो ये बोला यार एकदम चीटिंग है, तो ठीक है ऐसे कौन करता है, बट अब कर तो दिया था। तो फिर क्या शुरू हो जाता है, फिर पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ज्यादा कुछ कर नहीं पाता, एक फैक्ट्री स्टेब्लिश करता है कैलिकट में 1500 में, एंड कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है इसका अरब के साथ, ठीक है। हासिल कुछ ज्यादा नहीं किया, जमोरिन इसको वेलकम नहीं किया, और फिर वापस इसको लेने के लिए भेजा जाता है। इस बोला जाता है कि इसको लेके आ भाई, ठीक है।
ये 1500 में रहा भारत में, वास्को दी गामा के जाने के बाद में। ठीक है, तो ये बेसिक सा मैप है। देखो पुर्तगाल यहाँ पे लिस्बन कैपिटल है, कितना सा देश है देख लो ये पुर्तगाल। ठीक है, इस देश का क्लियर है क्या? तो यहाँ पुर्तगाल से लिस्बन नाम की इनकी जो कैपिटल है वहां से ये लोग निकलते थे, पहले यहाँ तक पहुंचे। इनका ट्रेड है आने का रूट, ठीक है, जिसमें आपको बान ऐसे दिख रहा है, वो इंडिया में आने का रूट ये था। ठीक है, और जाते हुए एकदम अफ्रीका के कोस्टल एरिया से होके पहुंचे ये लोग, थोड़ा सा दूर से ऐसे। ठीक, यहाँ दूरियां क्यों बनाई? बिकॉज ऑफ कि किसी भी देश के अंदर के लोगों को इतनी जहाजें दिखेगी तो हमला कर देंगे और सब सामान लूट लेंगे। ठीक है, ये रीजन था। चलो अभी पहुंचेंगे हम पोर्तुगीज इन इंडिया। अब सी रूट की जो जर्नी थी वो कहीं ना कहीं देखो इंग्लैंड में रेनासेंस हो रहा था। तुमको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। इंग्लैंड में क्या हो रहा था? रेनासेंस। रेनासेंस मतलब नए नए चीजों को खोजा जा रहा था। ठीक है, खोजा जब जा रहा था ना, चर्च का था वहां बहुत पावरफुल था, रिलीजन क्रिश्चियनिटी बहुत पावरफुल थी चर्च। ठीक है, और चर्च ने क्रिश्चियन डोम बोल के एक टर्म यूज हुआ कर, ये बहुत ही डीप में बता रहा हूं तुम लोगों को, शॉर्ट में बताऊंगा लेकिन बहुत ये नहीं। क्रिश्चियन डोम मतलब क्रिश्चियन डोम कंट्री उसको कहा जाता था जो क्रिश्चियनिटी को संभालने का जिम्मा जिसके ऊपर है। कि अगर तुमको बोल दिया गया कि क्रिश्चियन डोम तुम्हारे ऊपर है तो क्रिश्चियनिटी का प्रचार करना है तुम्हारे ऊपर, और ये दे दिया गया था उस टाइम पे पोर्तुगाल को। तो इसलिए पोर्तुगीज क्या कर रहे थे कि भाई किसी और नए देश में जाना, नए कॉन्टिनेंट को खोजना, क्रिश्चियनिटी का प्रसार करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो शुरुआती के दौर में जो भी यूरोपियंस आते थे उनके 3 जीज होते थे। ठीक है, एक तो गॉड, ग्लोरी, उनको क्या चाहिए था, और गोल्ड। ये 3 वर्ड आपको पूरी ये इनके आने का मकसद बता देता है। गॉड यानी कि आपको रिलीजन का प्रसार करना था इनको, क्रिश्चियनिटी का। ठीक है, आप भारत में देखो ना कितने बड़े बड़े चर्च दिखेंगे आपको, गोवा चले जाओ यू विल फाइंड सो मेनी चर्चेस। और इंडिया के अलग अलग जो हिल स्टेशन टाइप, ये लोग थोड़ा सा ये पसंद करते थे ना, कोल्ड, इनका जो एनवायरमेंट था वो कोल्ड था। देखो तुम अपने यहाँ पे चले जाओ, क्या बोलते हैं उसको, लोनावाला चले जाओ आपको चर्च दिखेगा, शिमला चले जाओ चर्च दिखेगा, मसूरी चले जाओ चर्च दिखेगा। कोई हिल स्टेशन निकाल लो आप, ठीक है, लैंसडाउन निकाल लो, उसके बाद एनी हिल स्टेशन, ऊटी निकाल लो। ठीक है, किसी भी स्टेट के अंदर का हिल स्टेशन निकालो, आपको चर्च बहुत बड़े बड़े दिखते हैं उधर, बिकॉज उस हिल स्टेशन पे ये लोग ज्यादातर रहते थे, बिकॉज वो कोल्ड एरिया था और वहां पे इन्होंने बना दिए। बाकी जगह पे भी दिखेंगे बट मैं तुमको मेनली बता रहा हूँ। ट्रेडिंग जो पोर्ट हुआ करते, जैसे मुंबई यहाँ से समंदर से ट्रेड हुआ करता था, वैसे शहर में आपको चर्चेस बहुत दिखेंगे। सो ये मेजरली हर सिटी में दिखते हैं, बट आपको एक रेफरेंस दे रहा हूं मैं। तो ये एक रीजन था इनका कि रिलीजन का प्रसार करना। ग्लोरी, बिकॉज उनको लगता था कि इन्वेंशन उन्होंने ही की है, साइंस का इन्वेंशन उन्होंने किया, ये इन्वेंशन उन्होंने किया, वो इन्वेंशन उन्होंने किया। सो देवर लाइक ग्लोरी कि भाई हम महान है, ये पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे वो। और गोल्ड यानी कि अपने जैसे दोस्त देश से उसको क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था, मनी चाहिए था, गोल्ड चाहिए था। हमारे ऊपर रूल करने के 3 वजह थे, एक तो रिलीजन का प्रसार करना, अपना जो सुपीरियरिटी है उसको एस्टेब्लिश करना, और गोल्ड हमसे लूटना। ठीक है, अभी आपको बेहतर समझ में आया होगा। अब पोर्तुगीज इन इंडिया का ये ऑर्डर देखो, आपको ये पूछा जाता है कि कैसे आए। मैंने आप लोगों को पहले एक ट्रिक्स बताई थी, देखो जो फिर से याद कर लो। पैसे दे दे भाई, दिव्या फरार है। ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं मैं ऐसे बीच बीच में। क्या बनेगा? पी से बन जाएगा पोर्तुगीज, दे दे से बन जाएगा डच, और भाई से बनेगा ब्रिटिश, और दिव्या से बनेगा डेनिश, या फरार से बन जाएगा फ्रेंच। तो ये इनके आने का सीक्वेंस है। ठीक है, तो आपको अगर पूछा गया विच वर द फर्स्ट 3 यूरोपियन पावर्स हु केम टू इंडिया, पुट देम इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या बनेगा? पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिश। ब्रिटिश आने में भी 3 नंबर पे थे, जाने में भी 3 नंबर पे थे, और पोर्तुगीज भारत में आने को 1 नंबर पे थे और जाने में लास्ट थे। आपको लगेगा कि ब्रिटिश लास्ट में गए, नहीं, पोर्तुगीज लास्ट में गए। पोर्तुगीज गए थे, देखो गोवा के अंदर थे वो 1961 के अंदर। ठीक है, अब ये कौन से ऑपरेशन के तहत निकालते हैं ये आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। एक ऑपरेशन चलाया था भारत ने पोर्तुगीज को वहां से भगाने के लिए। ठीक है, और उसके साथ साथ ब्रिटिश गए थे 3rd नंबर पे ही, 3rd नंबर पे आया, 3rd पे गए। ठीक, फ्रेंच गए थे 2nd नंबर पे। ये लोग कहाँ पे थे? अपने जो आइलैंड थे पौंडीचेरी के, वहां पे ये लोग रूल करते थे, तो उस आइलैंड से इन लोगों को निकाला गया था। ठीक है, याद रखो ये पॉइंट्स। अब आगे देखते हैं। पोर्तुगीज रिलीजियस कन्वर्जन के लिए बहुत फेमस थे, आप लोगों को पता है क्रिश्चियनिटी का, और ये रिलीजियस कन्वर्जन को लेके बहुत ही ज्यादा एक्टिव थे ना।
इसीलिए एक बार झगड़ा हुआ था इनका संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के साथ। ये लोग क्या करते थे, मंदिर तोड़ना, टेम्पल्स को ब्रेक करना, हिंदूज को कन्वर्ट करना, ठीक है, ये इनकी पॉलिसी थी। इवन दे वर वेरी हॉस्टाइल टुवर्ड्स मुस्लिम ऑल्सो, मुस्लिम्स की तरफ भी। कौन? पोर्तुगीज, ठीक है। ये जो पोर्तुगीज थे ना, ये मुस्लिम्स की तरफ भी बहुत ज्यादा हॉस्टाइल थे, शुरुआत में बहुत तिरस्कार करते थे। क्यों तिरस्कार करते थे, आप थोड़ा सा उसका हिस्ट्री समझ लो। अरब ट्रेडर्स इनको आने नहीं दे रहे थे, इनको ज्यादा टैक्स लगा रहे थे, इसलिए इनको सी रूट से आना पड़ता था। ओटोमन एम्पायर जो इस्लामिक रूलर ने बनाया था, वो वहां से इनका रूट होता था मेडिटेरियन सी से, रेड सी में आएंगे, रेड सी से इंडियन ओशन, और फिर वही, तो वो रूट ब्लॉक किया था ओटोमन एम्पायर में। देवर ऑल्सो मुस्लिम्स, इन दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ था यहाँ पे, यूरोपियंस का, ओटोमन एम्पायर का, यूरोपियंस का, अरे अरब ट्रेडर्स का। तो और ये कुछ नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज दे बिकम, ओटोमन एम्पायर बिकम वेरी पावरफुल एंड वास्ट। तो वो इनकी पुराना झगड़ा था। तो भारत में आने के बाद फिर जैसे इनको पता चला कि मुस्लिम से, दे यूज्ड टू वेरी फील हॉस्टाइल, लेटर ऑन टुवर्ड्स हॉस्टाइल टुवर्ड्स हिंदूज ऑल्सो, हिंदूज की तरफ भी ये लोग बहुत हॉस्टाइल थे। तो फिर ये मंदिर तोड़ना, टेम्पल्स कन्वर्ट करना, ये बात तब स्वराज्य के अंदर पता चलती है संभाजी महाराज को। उस टाइम पे वो गोवा पे हमला करते हैं, इतना दौड़ा दौड़ा के मारते हैं ठीक है। तो कोई सेंट था इनका, सेंट जेवियर या समथिंग, सेंट होता है ना, जैसे मुंबई में कॉलेज है सेंट जेवियर्स कॉलेज, जिस कॉलेज में मैं खुद पढ़ा हूँ, तो सेंट एंड्रूज कॉलेज। ये सेंट मतलब संत, ठीक है, सेंट मतलब साधु इनके, उस टाइम पे जो इनके समाज के अंदर बड़े बड़े साधु होके गए। तो सेंट का कोई तो एक सेंट है जो फेमस था उस टाइम पे गोवा में, उसने प्रचार वगैरह किया था। ये लोग क्या करते हैं, उसकी डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं, चर्च में जहां उसकी डेड बॉडी रखी हुई है ना, उसको बाहर निकालते हैं, उसके इर्द गिर्द प्रे करते हैं कि हमको बचा लो बोल के, क्योंकि उसको ये मानते थे चमत्कार करेंगे, कुछ करेंगे। उसके इर्द गिर्द गोल गोल घूम घूम के बोलते हैं कि भाई बचा ले हमको, तेरे पाँव पड़ेंगे, एक बार बचा ले। बिकॉज संभाजी महाराज ने जब अटैक किया ना, तो पूरा धुआं धुआं कर दिया था गोवा के अंदर, दौड़ा दौड़ा के पोर्तुगीज वालों को मारा। शुरुआती में इन लोगों को लगा कि क्या ही कर लेंगे, बट जैसे ही संभाजी महाराज खुद सवारी पे पहुंचे उधर तलवार लेके, तो बहुत बड़ा वॉर होता है। शुरुआत में ये लोग लड़ते हैं, बट स्लोली स्लोली इनको रियलाइज होता है कि अरे हमारा कुछ टिकाव नहीं लगने वाला। तो फिर उस डेड बॉडी को ऊपर निकाल के उसके इर्द गिर्द प्रे करते हैं, जो भी प्रे करना था, ठीक है। एंड बट तब तक क्या हो जाता है कि मुगल जो होते हैं ना, वो ब्रिटिशों की हेल्प लेते हैं और बोल देते हैं कि तुम लोग बॉम्बे पे हमला करो। बॉम्बे और वसई, ये जो पोर्ट थे ना, वो स्वराज्य के अंदर आते थे उस टाइम पे, छत्रपति संभाजी महाराज के पास थे, और ये ट्रेडिंग पोर्ट थे ना, यहाँ से व्यापार हुआ करता था, तो इंपॉर्टेंट थे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। उसको बचाने के लिए फिर वो गोवा से वापस निकलते, बीच मोहे उनका जो कैंपेन था उस बीच में छोड़ के। बट तब तक इतना सबक सिखा चुके थे पोर्तुगीज को, उसके बाद पोर्तुगीज ने कोई भी टेम्पल ब्रेक नहीं किया, किसी को कन्वर्ट करने का भी बंद कर दिया था। बहुत सारे सालों तक तो उन्होंने कन्वर्ट करना ही बंद किया, क्योंकि फिर अगर पता चला आ गए उधर से लेके तलवार उठा के, तो ठीक है। सो आप सोचो वो कितना खौफ था उनको। तो ये एक रिलीजियस कन्वर्जन के लिए थे। उसके बाद अब इनका जो फर्स्ट ये था, जिससे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका पहला गवर्नर कौन था जो भारत में आया था, ठीक है, दैट्स व्हाट दे विल आस्क यू, ठीक है। तो इनका पहला गवर्नर हम लोग देखते हैं अल्मेडा, फ्रांसिस डी अल्मेडा। अब लास्ट नेम ही रखा है तो आप लोगों को, क्योंकि फ्रांसिस डी अल्मेडा, ये वाला अल्मेडा, वो वाला, आपको कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाले नाम कोई नहीं पूछता, और नाम में आपको नहीं पूछेंगे कि फ्रांसिस डी अल्मेडा एक ऑप्शन दे दिया, और उसके बाद रॉबर्ट डी अल्मेडा एक दे दिया, ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा क्या? नहीं, एक ही अल्मेडा दिखेगा उधर। फर्स्ट पोर्तुगीज वॉयसरॉय था, ये 505 में आया था, ठीक है। एंड 1507 में डिफीटेड बाय द जॉइंट नेवल फोर्सेस ऑफ द किंगडम ऑफ इजिप्ट, उनको और तुर्की और गुजरात के अंदर चौल को भी इसने हरा दिया था। 1508 में अल्मेडा डिफीटेड द जॉइंट फोर्सेस जो दीव और दमन के पास थी, और एक पॉलिसी लेके आया था, इसके बारे में एक ही पॉइंट याद रखो, ज्यादा नहीं पूछेंगे इसके बारे में, किसको आ रहा है क्या नहीं। ब्लू वाटर पॉलिसी या ब्लू ओशन पॉलिसी कहते हैं उसको, ठीक है, कंट्रोल ओवर द ओशन। इस ब्लू वाटर पॉलिसी के अंदर एक सिस्टम था जिसका नाम था कार्टेज सिस्टम। कार्टेज सिस्टम, अब देखो कार्टेज सिस्टम क्या था, तो ये क्या करते थे, जैसे ये लोग गोवा जीत चुके थे, अल्मेडा क्या करते, गोवा आ गया था उसके कंट्रोल में, तो गोवा जब उसके कंट्रोल में आ गया था, तो इसने क्या किया, गोवा के आसपास रहे और इंडियन ओशन के अंदर अपने जहाज छोड़ दिए। इनकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी, ठीक है। कैनन जो होते हैं जिसके अंदर गोला बारूद डाल के उड़ाया जाता था, उस टाइम पे जहाज पे कैनन रख के उड़ाने की जो कैपेबिलिटी क्रिएट की थी, वो सिर्फ और सिर्फ पोर्तुगीज वालों के पास थी। तो इनकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी, तो इन लोगों ने क्या किया, बहुत ज्यादा जहाज इंडियन ओशन में खड़े कर दिए और बोला कि यहाँ से जो भी व्यापार करना चाहता है उसको हमको पैसा देना पड़ेगा। अब तुमको डकैती जानते हो तुम, ठीक है, 4 गुंडे एकदम बंदूक लेके खड़े हैं रोड पे, तुम उधर से बाइक लेके जा रहे हो, तुमको बंदूक लगाया, बोला
दे दे 500 रुपए, नहीं तो गया तो क्या करोगे तुम, दे दोगे ना। तो बस सेम वही था, ठीक है। तो बट उसको एक ऑफिशियल इन्होंने एक लॉ बनाया, ऑफिशियली प्रपोज किया। बस वही डाकू कल जाके बन जाते हैं मान लो कोई बिजनेसमैन, फिर वो उस रोड को बनवाते हैं और वहां पे टोल लगा देते हैं, और तब आपको बोलते हैं कि आपको 100 रुपए देना ही पड़ेगा। तुम रोड टैक्स जब व्हीकल खरीदते हो ना, उसके ऊपर रोड टैक्स होता है। जैसे कि मान लो आपकी स्कूटी है 30,000 की, उसके ऊपर तुमको 12-15 हजार मिनिमम रोड टैक्स लगता है। तो आप चेक करना अमाउंट, ठीक है। जितनी महंगी गाड़ी होगी उतना ज्यादा रोड टैक्स बढ़ता है। ऑलमोस्ट 15,000 रोड टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स करके आपकी गाड़ी 1 लाख तक पहुंचती है। एक्चुअल में कंपनी उसकी मेन प्राइस होती है 40,000 तक। तो ऑलमोस्ट 60% जो प्राइस है वो अलग अलग टैक्सेस आप दे रहे हो सरकार को। तो वहां पे रोड टैक्स लेने के बाद भी सरकार आपको बोलती है कि टोल भी भरना पड़ेगा। तो बस वही है, उन्होंने ऑफिशियल कुछ किया। तो इन लोगों ने भी ऑफिशियल बोला कि एक कार्टेज सिस्टम लाएंगे हम, जिसके थ्रू आप लोगों को क्या करेंगे, लाइसेंस इशू करेंगे। क्या करेंगे, लाइसेंस इशू करेंगे, अगर इंडियन ओशन में ट्रेड करना है तो, ठीक है। तो बस उसी को कहा जाने लगा कार्टेज सिस्टम, और उसी पॉलिसी का नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू ओशन पॉलिसी, जिसको लेके आए थे फ्रांसिस डी अल्मेडा, ठीक है। चलो अब फ्रांसिस डी अल्मेडा आने के बाद आता है नेक्स्ट बंदा अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। सिर्फ अल्बुकर्क याद रखो, ठीक है। अल्बुकर्क काफी स्मार्ट बंदा था, ठीक है। एक बार मैं आपके कमेंट्स वगैरह देख लेता हूं। अच्छा स्टार्टिंग से हो, ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो कुछ डाउट होगा कुछ होगा तो बताओ आप लोग कमेंट में, ठीक है। अब देखो अल्बुकर्क आया, अल्बुकर्क जब आया ना, तो एक चीज याद रखो, रिगार्डलेस ऑफ द रियल फाउंडर पोर्तुगीज पावर इन इंडिया, और इसी को कहा जाता है रियल फाउंडर। रियल फाउंडर क्यों कहा जाता है, अब देखते हैं। देखो वन गोवा, गोवा के आसपास उसने क्या किया था, सिर्फ अल्मेडा ने जीता नहीं था, वो इंडियन ओशन में अपने जहाज खड़े करके रूल कर रहा था। बट असलियत में जीता किसने, अल्बुकर्क ने। एंड किंग ऑफ बीजापुर इन 1510, ये पहले गोवा किसके पास था, बीजापुर के साम्राज्य के पास था। उसको 1510 में इसने जीत लिया। सती की जो प्रथा थी वो एबॉलिश की, ठीक है। इसके पीछे की प्रथा देखो कैसे गजब के लोग थे उस टाइम पे। कुछ प्रथाएं भारत की जो थी ना, वो सच में बहुत ही बेकार थी, ठीक है, जिनको चेंज करना एकदम वक्त की जरूरत थी। तो अब इसमें देखिएगा, तो एक प्रथा थी सती की, जिसको सती को बोला जाता है विडो बर्निंग। राजा राम मोहन रॉय ने इसके लिए बहुत काम किया था। किसने काम किया था, यहाँ लिख ही देता हूं आप लोगों के लिए, राजा राम मोहन रॉय, बंगाल के अंदर। और बंगाल के अंदर विलियम बेंटिक को पूरे इंडिया में इसको बैन करने लगाया था। विलियम बेंटिक जो गवर्नर थे, विलियम बेंटिक, ही वाज द फर्स्ट वन हु बैन द प्रैक्टिस ऑफ सती इन होल इंडिया। उसको क्रेडिट जाता है जनरल गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। और किसने करवाया था, किसके रेफरेंस की वजह से, राजा राम मोहन रॉय। और सती मतलब विडो बर्निंग। तो अपने जो प्रथाएं थी काफी जैसे कि डेंजरस। अब क्या हुआ कि मान लो पुर्तगीज से एक महिला आई है, ठीक है, इसका एकदम ख्वाब है कि आई वांट टू सी इंडिया, ठीक है। वो अंग्रेज नहीं देखते क्या, सच ए ब्यूटीफुल कंट्री, सो मेनी पीपल डांसिंग हेयर एंड देयर। तो ये जो होता है एकदम गाय को भी देख के ओ वाओ सो क्यूट, ठीक है। स्ट्रे डॉग्स को तो एकदम वाओ। तो ये जो उनका, आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे कोई अंग्रेज अगर देखो ना, एकदम पूरा डॉग को भी वेरी क्यूट, और वही डॉग काट लेगा तो ओ वेरी बैड, ठीक है। तो अब ये जब भारत में आते थे ना, तो इनको बहुत क्यूरियोसिटी होती थी। तो मान लो कोई एक महिला है पुर्तगीज की ऑफिसर की वाइफ है, जो उसके हस्बैंड के साथ आई है इधर। अब वो निकली है सुबह सुबह कि आई वांट टू सी इंडिया बोल के, और उसको एक घोड़ा गाड़ी वाला आया है लेने के लिए कि मेम साहब वेयर वांट यू गो, ठीक है। मेम साहब ने बोला एनीवेयर, इंडिया इज सो गुड। तो फिर उसको लेके जाया जा रहा है। अब उसने देखा कहीं पे एकदम डमरू बज रहा है, एकदम डांस कर रहे हैं लोग, एकदम झिंगाला झिंगाट झिंगाट करके जा रहे हैं। तो उसने बोल दिया कि भाई मुझको भी जाना है, लेट्स गो सो डांसिंग पीपल। तो ये डांसिंग वाले पीपल डमरू बजाते बजाते पहुंच गए एकदम गांव के बाहर किसी टेकड़ी के ऊपर। उधर फिर इन लोगों ने रचा के रखा है लकड़ियां, ठीक है। एक जिंदा लेडी को पकड़ के लेके गए हैं, जिसकी शादी हुई थी 2 दिन पहले। हस्बैंड ने ज्यादा भिंगरी पी के नाली में पड़ के गिर के मर गया है। ऐसा नहीं कि वो और भी लड़के एकदम शूरवीर की तरह मरा, तो भिंगरी पी के दारू पी के मर गया है, ठीक है। शूरवीर की भी मौत नहीं। और उस लेडी को लेके गया और उसको गाना गा रहे हैं उसके पीछे की, सती देवी गॉडेस बोल रहे हैं उसको, ठीक है। अब गॉडेस है तो गॉडेस बना के उसको जला रहे हैं, मतलब अजीब प्रथा है, ठीक है ना। सोचो ना आप, पहले तो उसको गॉडेस बोल रहे देवी, फिर उसको जला भी रहे हैं, ठीक। कैसे, मतलब क्या, व्हाट वाज द थिंकिंग बिहाइंड दिस।
क्या ही लॉजिक होगा कि गॉडेस को जला देते हैं तो भगवान तो प्रसन्न हो ही जाएंगे। तो वहां पे फिर उसको उस पायर के ऊपर रखते थे, बड़ी बड़ी लकड़ियां रखते थे टोक वाली साइड से, क्योंकि अब वो महिला नीचे से आग लगा तो भागने का प्रयास करेगी, तो उसको ऐसे टोकन देते थे। वेरी डेंजरस। उसकी चीखे ना सुनाई दे बोल के जोर जोर से डमरू बजाते थे साइड में, और बाकी लोग डांस करते थे सती देवी बोल के। जैसे ही पोर्तुगीज की महिला ने ये देखी, उसने बोला व्हाट इज दिस। ड्राइवर ने बोल दिया इफ हस्बैंड इज डिलेटेड देन वी विल डिलेट यू। तो वो बोली डिलेट यू, हस्बैंड डिलेटेड। वो घबरा गई, बोले कि हस्बैंड डिलेट हो गया तो ऐसे ही जिंदा जलाएंगे। तो क्या बोली कि लेट्स गो होम प्लीज। वो उधर से उतरी टोंगा घोड़ा गाड़ी के नीचे और भागी घर पे, सामान विमान पैक किया, पोर्तुगीज पहुंच गई, दूसरी शादी कर दी। फिर उसको फोन किया हस्बैंड को कि आई एम मैरिड अगेन, यू मैरी एनीवन, आई डोंट वांट टू डाई। तो जैसे इसको ये पता चला, ये प्रथाएं धीरे धीरे पोर्तुगीज वालों को पता चल रही थी भारत के अंदर है ऐसा भी कुछ, तो फिर उन्होंने यहाँ पे बैन किया। क्या बैन किया? सती की प्रथा को। तो आपको अगर क्वेश्चन आया कि हु वाज द फर्स्ट वन टू बैन द ट्रेडिशन ऑफ सती इन इंडिया, सो दैट गोज टू अल्बकक। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैनिंग द सती इन होल इंडिया? पूरे इंडिया में बैन किसने किया? तो विलियम बेंटिंक ने। क्योंकि जो ये था अपना अल्फांसो डी अल्बकक, इसके पास सिर्फ गोवा का एरिया था, लिमिटेड एरिया में रूल करता था, पूरा ऐसा कुछ भारत नहीं था इसके पास। ही डिडंट रिप्रेजेंट द होल इंडिया। एनकरेज पोर्तुगीज मेन टू मैरी लोकल। और दूसरा प्रॉब्लम क्या था? जिसका नाम हो अल्फांसो डी अल्बकर्क, ठीक है, नीचे वाले का नाम तो देखो निनो दा कुना। अब राजा का नाम जब ऐसा रहेगा तो भारतीय लोग कितना ही पुकारेंगे। पहले बात तो उनको अल्फांसो डी अल्बकर्क प्रोनाउंस करने में 10 दिन लगेंगे। अल्फांसो डी अल्बकर्क राजा की जय, ठीक है। निनो दा कुना तो मानेंगे ही नहीं है कि राजा है, इसका तो बेइज्जती लग रही, बोलेंगे ऐसा कौन सा नाम है निनो दा कुना। सोचो तुम्हारा स्कूल में कोई बच्चा है निनो दा कुना नाम का, तुम चिड़ा चिड़ा के मार डालोगे उसको 2 दिन में। ये इस नाम के राजा को कैसे एक्सेप्ट करेंगे भारत के लोग? तो फिर एक नई टेक्निक निकाली, एक काम कर देते हैं, बोले राहुल गांधी की तरह काम करते हैं। क्या? तो बोले कि आप क्या करो, इसने बोला कि इंडियन महिलाओं से शादी करो, इंडियन जो विमन थे उनसे शादी करो, तो बच्चा क्या पैदा होगा? हाफ इंडियन और हाफ पोर्तुगीज, ठीक है। अब जब ऐसा कोई बच्चा पैदा होगा और स्कूल में आएगा, तुम उसको चिढ़ाओगे, वो बच्चा तुमको इमोशनल करके बोलेगा साइड में देख के, नहीं भाई मेरी मम्मी तो इंडियन है, भाई ऐसा नहीं, भाई इंडियन मम्मी है। तो अब तुम क्या करोगे? तुम भी इमोशनल हो जाओगे, अरे यार इसकी मम्मी तो इंडियन है, अब कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब राहुल गांधी का देखो ना, पिताजी उनके इंडियन थे, माता जी उनकी इटली से है, और फिर राहुल गांधी आए। अब राहुल गांधी कल जाके अगर कांग्रेस जीत जाती है इस बार, तो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते थे अपने देश के, राइट। फ्यूचर में जीतेगी कांग्रेस तो बन भी जाएंगे। तो अब तब हम थोड़ी बोल सकते कि अरे यार उनकी मम्मी ही इंडिया की नहीं है तो राहुल गांधी को कैंसिल कर देते हैं, ऐसे बोल सकते हैं क्या? नहीं, अपना संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन तो अधिकार देता ही है। और वही बात कि एक्सेप्टेंस बढ़ाना, ठीक है। जब तक दोनों पुर्तगाल के रहेंगे तो यहाँ के लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे? हमारे में से एक है नेपाली बात तो दिखेगा ही नहीं, इतना गोरा दिखेगा वो, बोलेगा अरे रे इसको धूप में खड़ा करो लाल हो जाता है, ठीक है। तो फिर इसको कैसे बनाएंगे? तो उससे बचने के लिए फिर इन्होंने क्या टेक्निक निकाली थी कि हम एक काम करते, बोले इन्हीं को हाइब्रिड, ठीक है, हाफ इंडियन हाफ पोर्तुगीज बना देते हैं, तब जाके इसका नाम भी राहुल डी कुना रख देते हैं ठीक है, या राहुल डी अल्बकर्क रख देते हैं, तो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। और फिर वही पॉलिसी उसने अपनाई, ठीक है। और मलाका जो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर था 1511 में, वहां पे भी उसने ये किया था, हमला करके जीता था, और फिर उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। सो दिस वाज अल्बकर्क फॉर यू, अल्फांसो डी अल्बकर्क। अब आता है देखो निनो दा कुना। पहले तो इसका नाम पढ़ के मुझे हंसी आती है, ठीक है, और मैं पर्सनली मानता हूं निनो दा कुना नाम का लड़का अगर इंडियन स्कूल में पहुंच जाए, तुम लोग उसको चिढ़ा चिढ़ा के मार डालोगे, ठीक है, वॉर भी करने की जरूरत ही नहीं। चलो बहुत बढ़िया। चलो तो फिर अब निनो दा कुना आया। अब भाई ने क्या किया, गोवा देख लिया, ठीक है। जीता कौन था गोवा को? अल्बकर्क ने जीता था, पर देखा किसने? निनो दा कुना। आपका भी ख्वाब है गोवा जाने का। अब गोवा जाने की अलग अलग वजह होती है किसी की, ठीक है, हर किसी की अलग वजह है। जैसे देखो कॉलेज से ना एक इंडस्ट्रियल विजिट निकलती है, तो जब मैं कॉलेज में था ना तो हम लोगों की भी इंडस्ट्रियल विजिट निकली थी। इंडस्ट्रियल विजिट नाम के लिए होती है, ठीक है, ऑफिशियली कॉलेज की इंडस्ट्रियल विजिट निकलती। वो जाती कहाँ है? गोवा, मनाली, ठीक है, मसूरी, अलग अलग जगह, ऊटी, किधर भी पहुंच सकती हो। उधर कौन सी इंडस्ट्री देख रही है पता नहीं, ठीक है। एक रास्ते में आते आते एक आटा पीसने वाली चक्की देख लेंगे, वो ये क्या आटा निकल रहा है मशीन से, भाई मस्त, समझ गया सब मशीन कैसे काम करती है। एक आटा की चक्की देख लेंगे, बोलेंगे इंडस्ट्रियल विजिट पूरी
बाकी के 10 दिन घूम रहे इधर, मनाली, ऊटी, गोवा। तो मेरा एक दोस्त था, तो अब हम गए थे, हमारी ट्रिप गई थी गोवा को। गोवा के जाने के बाद ऐसे शाम का टाइम है, मस्त ऐसे बैठे हैं, ठीक है। उस भाई ने ठान के रखा है कि बियर के अलावा कुछ नहीं पिएगा, इतना सस्ता मिलता है पानी और बियर में क्या फर्क है। तो बोला मैं बियर ही पीऊंगा इधर। 2 दिन तक बियर पी रहा है, बाद में टीचर घबरा गए, भाई तेरी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, पानी भी पी ले। तो वो मेरे सामने बैठा है, उसको घर से कॉल आया है, घर वाले पूछ रहे होंगे कि कैसे इंडस्ट्री देखी कि नहीं। इधर से बोलता है हाँ हाँ बहुत अच्छा हुआ एकदम। इंडस्ट्री नहीं बता रहा है, बोल रहा है सीधा मेडिटेशन हुआ थोड़ी देर पहले, अभी शाम को भी मेडिटेशन होने वाला है, सुबह भी मेडिटेशन होने वाला है, और अभी मेडिटेशन करके ही बैठा हूँ, अभी थोड़ी देर में मेडिटेशन नहीं करूंगा। तो इतना मेडिटेशन बता रहा है, बोल किसको रहा है। थोड़ी देर बाद रियलाइज हुआ कि पेरेंट्स को बता के रहा है, काफी स्पिरिचुअल, हरिद्वार पहुंचे हम, ऋषिकेश में मेडिटेशन सीखने वाले हैं, और इधर गोवा के अंदर बियर पकड़ के पी रहा है। ठीक है। थोड़ी देर बाद मैंने पूछा कि भाई क्या कर, तो बोलता है पप्पा थे भाई। बोलना पड़ता है, ये नहीं बता सकता। ठीक है, तो बस यही बात है। अब जब उसने देखो, जैसे आपका भी ख्वाब है गोवा पहुंचने का, हर किसी का अलग अलग ख्वाब होता है। ये देखो नीरोदा कुंडा जैसे पहुंचा, इसने गोवा देखा, गोवा देखने के बाद इसने बोला कि मसाले विसाले गए, बोले किधर भी मुझको कोई लेना देना नहीं, बोले मसाले विसाले से, अब उनको क्या चाहिए, गोवा, जो ऑलरेडी जीत चुके थे। इसने क्या किया, कोचीन के अंदर कैपिटल हुआ करती थी पोर्तुगीज की, कौन से शहर में, कोचीन में। कोचीन से इसने गोवा को कैपिटल शिफ्ट कर दी। भाई का काम ही देखो, जीतना बीतना बाद में, और भी बाद में, पहले तो अपन गोवा में रहेगा, बाद में देखेंगे। ठीक है, तो गोवा में इसने पहले कैपिटल शिफ्ट की। देखो इधर कैपिटल कोचीन से कहां लेके आ गया, गोवा में। आके 1 ही साल हुआ है उसको, रहा नहीं गया, कोचीन में कौन रहेगा। ठीक है, उसके बाद बहादुर शाह जो गुजरात के ये थे, तो ये इनके ऊपर हुमायूं, जो उस टाइम पे मुगलों के जो अकबर के पिताजी थे हुमायूं, इनका हमला करने का चांसेस था। तो इसलिए ये बहादुर शाह हेल्प चाहते थे हुमायूं से बचने के लिए। तो हेल्प किससे मांगी इन्होंने, नीनो दा कुना, पोर्तुगीज से। पोर्तुगीज ने बदले में क्या किया कि हमको क्या मिलेगा अगर तुमको जिता देंगे तो फिर इसने बोला कि तुमको हम दी और बेसिन का जो एरिया है, ठीक है, सेंट थॉमस इन मद्रास, दी और बेसिन का एरिया इनको मिल गया कंट्रोल करने के लिए। अब देखो 2 एरिया में कंट्रोल करके वहां के टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार किसको मिल गया है, नीनो दा कुना को। अब देखिएगा इसको मिल गया किसके बदले में, हुमायूं के बदले में। गजब का हाल देखो। ठीक है, डेस्टिनी ऐसे ही होती है, जो तुम चाहते हो ऐसे कुछ होता है क्या, नहीं। ठीक है, अब हो क्या गया, हुमायूं ने हमला ही नहीं किया। ठीक है, हुमायूं का कुछ और ही हो गया था, वो खुद ही भाग के गया उधर अफगानिस्तान की तरफ, उसका हमला हुआ ही नहीं बहादुर शाह पे। और बहादुर शाह ने हेल्प के चक्कर में तो पोर्तुगीज को 2 दे दिए। अब पोर्तुगीज क्या करते हैं, वो ले लेते हैं उसको, वहां टैक्स कलेक्ट करना शुरू करते हैं। बहादुर शाह बाद में बोलता है कि अरे यार मेरे ऊपर तो हमला ही नहीं हुआ, तो आप मेरा एरिया वापस कर दो, आपकी हेल्प ही नहीं लगी मुझको। ये लोग क्या लॉजिक लगाते हैं, अरे भाई तेरे ऊपर हमला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं था, ठीक है, हम लोग तेरे पीछे थे, ये हुमायूं जानता था, इसलिए तेरे ऊपर हमला नहीं हुआ है। तो तेरे ऊपर हमला न होने का क्रेडिट किसको जाता है, हमको, तो इसलिए एरिया हम डिजर्व करते हैं। ठीक है, तो ये कन्विंसिंग पार्ट है। ठीक है, जैसे कि मान लो घर वाले आपको ये क्या बोलते हैं, आपको मान लो बाइक चाहिए कॉलेज जाने के लिए कहीं पे, वो घर वाले फिर आप दौड़ दौड़ के जाओगे इधर उधर से, फिर तुमको घर वाले लॉजिक देंगे यहाँ से 2 किलोमीटर तेरी एक्सरसाइज होगी ना, इसलिए बाइक नहीं दे रहे, तेरी भलाई के लिए, हमारा क्या है ऐसा। ठीक है, तो कभी उस झांसे में मत आना। क्लियर है। तुमको एक बात बताता हूँ, मिडल ईस्ट के अंदर एक बच्चा था जिसके पेरेंट्स क्या करते, बहुत सारे बच्चे पैदा करते रहते, उनका ख्याल नहीं रखते, तो वो बच्चा कोर्ट में केस कर देता है। बोलता है केस क्या होता है, देखो केस होता है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी इजाजत के बगैर मुझको जन्म कैसे दिया। ठीक, मेरी परमिशन लेनी चाहिए थी। तो कोर्ट जज बोलता है भाई अब तेरी परमिशन कैसे लेते हो लोग, तो बोलता है फिर इनको जब पता था कि मुझको एक अच्छी जिंदगी दे नहीं सकते हैं, जब मुझे इधर आके भीख ही मांगना है, मुझे एकदम तड़पना है, एक टाइम का खाना नहीं मिलेगा मुझको, ये पता है ना मेरे पेरेंट्स को, तो क्यों लाया मुझे इस दुनिया में, तकलीफ देने के लिए, तो टॉर्चर है ना मेरा। जब मुझे बेसिक नेसेसिटी पूरे नहीं कर सकते तो क्यों। तो तब वहां की कोर्ट ने बोला कि भाई उसके पेरेंट्स, तो फिर कोर्ट ने बोला अब तो तुम दुनिया में आ गए हो, अब कुछ नहीं कर सकते, अभी तुम क्या चाहते हो बताओ। तो बच्चा बोलता है कि मेरे पेरेंट्स को ऑर्डर दो कि यहाँ से आगे बच्चे नहीं पैदा करेंगे। तो कोर्ट ने फिर उनको ऑर्डर दिया कि भाई तुम अब रुक जाओ। ठीक है, बस हो गया। चलो अब यहाँ पे देखो दी और बेसिन का एरिया उनके पास चले जाता है। 1662 के अंदर बॉम्बे वॉज गिफ्टेड टू द पोर्तुगीज टू प्रिंस चार्ल्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड इन डाउरी। ठीक है, एकदम कितना छोटा इंसान है देखो ये प्रिंस चार्ल्स, नाम में प्रिंस है इसके। ठीक है, एक लड़की को देखता है और वॉर भूल जाता है, उधर पोर्तुगीज पे हमला करने गया है, इतने ज्यादा सैनिकों को साथ में लेके गया है पोर्तुगीज
और बोला है कि शूरवीर की तरह लड़ेंगे। उधर उसने देखा और एक सुंदर कन्या एकदम महल से जाते हुए देखी, तो बोलता है तुझे देखा तो ये जाना सनम। ठीक है, अब जब इतना जान ही लिया है तो पोर्तुगीज के राजा ने बोल दिया कि शादी कर लो। ठीक है, क्योंकि पोर्तुगीज का राजा भी नहीं चाहता था कि वॉर हो, तो उस चक्कर में फिर इन दोनों का उधर शादी हो गई। ठीक है, 7 जन्म 7 साथ 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 निभाएंगे साथिया, वो हो गई। तो कितना एकदम छोटा इंसान है। भारतीय लोगों को आके इधर आके हमको सिखा रहे थे कि हमारा ट्रेडिशन गलत है, ये गलत है, वो गलत है, और प्रिंस होके डाउरी ले रहा है। ठीक है, ऐसा मत मानो कि ये बहुत सिविलाइज लोग थे। इंग्लैंड के अंदर ना बहुत सारे सालों तक वोटिंग का अधिकार नहीं था महिलाओं के। भारत ऐसा देश था जो आजाद होते ही सबको वोटिंग का राइट दिया है। ठीक है, तो ये इनकी सोसाइटी को आइडियल मत मानो कि पोर्तुगीज यूरोपियन बहुत डेवलप थे, कुछ थे। देयर वाज नथिंग लाइक दैट। ठीक है, महिलाओं का यहाँ पे भी शोषण था ही, हमको आके सिखा रहे थे, और इनका खुद का कुछ नहीं था। और उसके बाद डाउरी मांगी, और डाउरी में देखो बॉम्बे गिफ्ट किया किसने? पोर्तुगीज वालों ने। किसको? चार्ल्स सेकंड को। अब ये भी एक गजब का हाल है, बॉम्बे किसी और देश में है, किसी और देश का है, दे कोई और रहा है किसी और को। ठीक है, ना बॉम्बे पोर्तुगीज का है ना ब्रिटिशों का है, फिर किसी और का बॉम्बे, बट एक किसी और को दे रहा है। ठीक है, काफी गजब हाल है, एकदम भूल बोलेगा। ठीक है, पर ये ले लिया इसने, लेने के बाद ये संभाल नहीं पाया, इसने आगे जाके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ठीक है, उसके बदले पैसे ले लिया कि भाई तुम ले लो, बोले बॉम्बे को। बेचारे बॉम्बे के लोगों को पता भी नहीं क्या हो रहा उनके साथ। ठीक है, अब उसके बाद देखो कार्टेज सिस्टम ट्रेड लाइसेंस इशू करना शुरू किया। ठीक है, उसके टाइम पे हुआ था एक्चुअली, ब्लू ओशन पॉलिसी के टाइम पे हुआ था इसने, और उसके ऊपर जोर दिया था। ठीक है, क्या और ज्यादा लगाओ, बोले इधर बीच के आगे खड़े कर दो, किधर भी एकदम जहाज रोक दो। टोबैको, शिप मेकिंग, प्रिंटिंग प्रेस इसी के टाइम पे डेवलप हुए। तो आपको टोबैको भारत को कौन देके किसके टाइम पे आया था? तो ये पोर्तुगीज। बट एक चीज याद रखो, टोबैको ये लेके आया, पर चूना का इन्वेंशन हमने किया। भारतीय लोग पहले टोबैको निकाले, टेस्ट नहीं आ रही है भाई, इसको चूना लगाना पड़ेगा, तो इन्होंने चूना का इन्वेंशन किया। फिर पोर्तुगीज वालों को सिखाया उन्होंने, है ऐसे मजा नहीं आता, चूना लगा के खा। हा। ठीक है, भारतीय लोग एक कदम आगे। ठीक है, जुबा केसरी। ठीक है, तुम सिर्फ उसको इन्वेंट करो, उसके अंदर केसर हम डालेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद देखो, फर्स्ट टू कम टू इंडिया एंड लास्ट टू लीव इंडिया। ये तो पता है 1961 के अंदर दे वर द लास्ट टू लीव द इंडिया। ठीक है, यहां तक सब लोगों को क्लियर है आप लोगों को? चलो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि यहां तक क्लियर हो चुका है आपका। चलो बहुत बढ़िया आकाश। चलो इनका डिक्लाइन कैसे होता है देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, रिलीजियस इंटॉलरेंस था, रिलीजियसली ये लोग टॉलरेंट बिल्कुल नहीं थे। ब्रिटिश इनसे ज्यादा रिलीजियसली टॉलरेंट थे, बट पोर्तुगीज नहीं थे, क्योंकि आपको बताया था देखो क्रिश्चियनडो मतलब क्रिश्चियनिटी को आगे बढ़ाने का इन्हीं के ऊपर दायित्व था, ये ऐसा मानते थे। ठीक है, उसके बाद एक्सेस सी पायरेट्स, बहुत ज्यादा सी पायरेट्स बना दिए थे इन्होंने, फिर उनमें ही झगड़ा होने लगा। वीक वॉइसराय आफ्टर अल्बका, अल्बका के बाद फिर निनो दा कुना आया। ठीक है, निनो दा कुना का एक पॉइंट मैंने नहीं बताया आप लोगों को। फिर ये दोनों के बीच में ना एक ये चीज होती है, ये बहादुर शाह जो थे, ये जो बहादुर शाह है, इनके और निनोदा कुना के बीच में एक मीटिंग तय होती है। ये निनोदा कुना मीटिंग के लिए उसको समंदर में बुलाता है, ये पूरा गधे का बच्चा चले भी जाता है। इसको न्योता भेजता है कि निनोदा कुना साहब एकदम कि बहादुर शाह जी आप आ जाएगा समंदर के अंदर। तो ये बोलता है समंदर में क्यों? एकदम पानी भी नहीं देखेंगे, लहरें देखेंगे, उड़ती हुई मछलियां देखेंगे, और वहां पे एकदम वाइन पियेंगे। ठीक है, आप लगेगा तो भिंगरी भी पी सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा गधे का बच्चा उसने पानी में बुलाया, चले भी गया। ठीक है, जाने के बाद फिर जहाज पे दोनों खड़े हैं, उधर उसने बोला ओ मछली देख, उसने पीछे देखा, इधर से उसने खट 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 डाल दिया, तो मार के उधर ही समंदर में फेंक दिया, मछलियों ने खाया इसको। ठीक है, तो आपको अगर पूछा गया कि हु किल्ड बहादुर शाह गुजरात के रूलर, तो निनोदा कुना। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखना, निनोदा कुना उसके टाइम पे मारा गया पोर्तुगीज के द्वारा। चलो अब यहाँ पे देखो रिलीजियस इंटॉलरेंस तो थे ही, उसके बाद वीक वॉइसरॉय
डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर के जो रूलर थे, ठीक, वो बहुत ही स्ट्रांग थे। और बट केडीआर, जिनका नाम क्या था देखो, कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय, ठीक है। ये कृष्णदेवराय से दोस्ती भी थी देखो अलबकर की, ये भी पॉइंट पूछा जाता है एग्जाम में। तो कृष्णदेवराय तक बहुत ही विजयनगर एम्पायर फुल फल रहा था, कर्नाटक के उस एरिया में था। हम्पी, जानते हो आप हम्पी का फोटो देखा होगा रील्स में, लोग घूमने जाते हैं देखो वहां पे, तो वो जो पुराने आर्किटेक्चर आपको दिखते हैं, दैट, तो बहुत ही मतलब इसको गोल्डन कहा जाता है। पैसा था, दौलत थी, एजुकेशन था, हेल्थ थी, फार्मर्स हैप्पी थे, वेलफेयर बहुत अच्छा था, मतलब एकदम आइडियल स्टेट था ये, ठीक है, कृष्णदेवराय के टाइम पे। आप सोचो कि मतलब बहुत डेवलप्ड थे, अमीर थे सब लोग, कोई गरीबी नहीं थी। तो उनके जाने के बाद फिर इसका डिक्लाइन हो जाता है और फिर इनको थोड़ा सा चांस मिल जाता है। उसके बाद अराइवल ऑफ इंग्लिश एंड डच, ठीक, फिर कंपटीशन शुरू हुआ। इंग्लिश 1600 में इंग्लिश वालों ने अपनी कंपनी बना दी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1608 में उनका पहला बंदा पहुंच जाता है भारत। फिर 9 में वो जहांगीर के पास भी पहुंच जाते हैं। उसके बाद मॉन्सिरेट, एक्विविया, जिसट, प्रिस्ट हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर। दूसरी बात क्या थी कि ये लोग क्या गए थे, कोर्ट में गए थे अकबर की। अब तुम इमेजिन करो इस पॉइंट को, बहुत खतरनाक है। इन लोगों ने अकबर को कन्वर्ट करने के लिए भेजा था दो प्रिस्ट को। उधर अकबर को पकड़ के दो प्रिस्ट बोल रहे हैं कि तुम क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लो। अकबर रूलर है इस्लाम का, मुस्लिम रूलर है। तुमको ऑलरेडी पता था कि यार अकबर को कहा जाता है टॉलरेंट है, बट वो टॉलरेंट तब तक ही था जब तक उसमें उसका फायदा था। जैसे वो टॉलरेंट था राजपूत रूलर के साथ, कब तक, जब तक राजपूत रूलर उसके अंडर रह के काम करेंगे। जैसे कि महाराणा प्रताप उसके अंडर नहीं रहना चाहते थे, ही और लाइक हम मुगलों के फ्लैग के नीचे नहीं लड़ेंगे, तलवार नहीं उठाएंगे, तो उसके ऊपर हमला करने लगाया। हमला भी दूसरे राजपूत ने किया, ठीक है, दो दो हिंदू लड़ रहे थे उस टाइम पे, तो अकबर ने ये किया। तो अकबर को हिस्टोरिकली लिखा गया तो बहुत टॉलरेंट लिखा गया, एकदम वो जोधा अकबर वाली मूवी, ठीक है, कि कहे ने तो इश्क बहारा है, इधर से लहरा उधर से लहरा, ऐसा कुछ नहीं था। ये एकदम एकदम जोधा अकबर को एकदम रोमियो जूलियट बना के उधर बता दिया। अकबर का एक अपना हारम था, हारम एक टर्म यूज हुआ करती थी, जहां पे जिस भी वॉर में ये लोग जीतते थे उस महिला को पकड़ के लाके उधर रखते थे। तो कितना ही शिद्दत वाला प्यार था अकबर का कि उसके हराम के अंदर 100-200 महिलाएं रहती थी और फिर इधर जोधा अकबर और वो गाना लगा दिया, ठीक है, कहने को इश्क बाहर आ है, देखा इधर तो उधर, गाना याद नहीं आ रहा हो, ठीक, तो देखा होगा आप लोगों ने, वो तो ऐश्वर्या राय एकदम, इधर से ऋतिक रोशन, लगता है क्या आइडियल लव है, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, वो हिस्टोरिकली थोड़ा सा दिखा दिया है आप लोगों को, और वैसी इमेज इंडिया में क्रिएट हो गई है। एनसीईआरटी लिखने वालों ने भी ज्यादा मेहनत नहीं की, उन्होंने बोला अकबर तो ग्रेट, ठीक है, पर ग्रेट कहाँ पे, ग्रेट नहीं कहा जा सकता उसको, करेजियस कहा जा सकता है, वॉर कर सकता था, डिप्लोमेटिकली स्मार्ट था। ग्रेट कहा जा सकता है छत्रपति शिवाजी महाराज को, ठीक है। अगर किसी को ग्रेट बोलना है तो काम की वजह से, ग्रेटनेस कैसे हुआ, जो बंदा अपने हराम के अंदर 100-200 महिलाओं को रखता है उसको तुम ग्रेट कहां से बोलोगे, हाउ कम ही इज ग्रेट, कौन सा ग्रेटनेस का पहलू है ये? तो लोग क्या सीखेंगे फिर, अकबर 200 महिलाएं रखा है उसको ग्रेट कहा जाएगा, तो हम 2-4 रख लेंगे तो हमको भी तो ग्रेट कहा ही जाएगा, कहा जा ही सकता है, राइट। तो ग्रेट किसको बोल दिया हिस्टोरिकली भी देखो तो, ठीक है, उसको करेजियस कहा जा सकता है, फाइटर कहा जा सकता है, स्मार्ट कहा जा सकता है, धूर्त कहा जा सकता है, ठीक है, कि स्मार्ट था, एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर पावर था, उसकी वचक थी, ये कहा जा सकता है, तो ग्रेट कहां से, तो ग्रेट अकबर कहा जाता है ना, ठीक। तो बट एनीवे, बट इसको कन्वर्ट करने के लिए दो पहुंचे, जैसे ही इसको कन्वर्ट करने के लिए पहुंचे उधर भाई अलग से इसने बोला सुबह तक अगर गए तो ठीक है, नहीं तो तुमको कपड़े निकाल देंगे तुम्हारे सारे, और तुम्हारे जो ऊपर के स्किन है सब फाड़ डालेंगे और तुमको उल्टा लटका देंगे आगरा के अंदर ये दोनों भागो, डर का माहौल है बोले इधर से, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। तो इनका जो हिम्मत देखो तुम, रिलीजियसली कितना इंटॉलरेंट थे कि ये उस टाइम का जो शहंशाह है, उस टाइम का जो एम्परर है, उसी को कन्वर्ट करने चले गए। छोटे मोटे काम नहीं करेंगे, लोगों को थोड़ी करेंगे, सीधा एम्परर को। उसके बाद लास्ट फेवर ऑफ मुगल्स, ठीक है, मुगलों के साथ फिर कुछ झगड़ा हो जाता है इनका कन्वर्जन को लेके, बंगाल के अंदर ही। इसके टाइम पे भी झगड़ा होता है इनका, औरंगजेब के टाइम पे ये लोग कुछ तो कर देते हैं उधर गड़बड़, ठीक है, बंगाल के अंदर, और कन्वर्ट ही करते हैं, ठीक है, मुस्लिम्स को कन्वर्ट करते हैं। इंग्लिश शिप्स जिसके अंदर ड्रैगन अंडर द कैप्टन बेस्ट, ये आ जाती है कहाँ पे, ये आती है देखो आपके 1610 के अंदर गुजरात में, और ये हरा देती है किसको, पुर्तगीज को।
पोर्तुगीज तब तक अपना पावर बिठा के रखे थे, जो भी मुगलों के रूलर आते थे उनके ऊपर अपनी एकदम स्ट्रांग होल्ड था उनका कि भाई हम ही महान है, कोई नहीं हो सकता। और जैसे ये बेस्ट आया, उसने हरा दिया इनको, तो फिर वो मुगलों के ऊपर भी इनका जो ये पकड़ थी ना वो कमजोर हो गई, जहांगीर के ऊपर उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि जहांगीर को रियलाइज हो गया कि पोर्तुगीज को तो ये एक बंदा आया जहाज से, उसने हरा दिया तो इनसे क्या डरना है आप, ठीक है, ऐसी वाली बात हो गई। एंड डिफीटेड पोर्तुगीज फ्लीट, दिस इम्प्रेस द जहांगीर, ठीक है। तो फिर अब वो पोर्तुगीज से ज्यादा किसको महान मानने लगा? ब्रिटिश को। तो धीरे धीरे जो लोग इनके साथ व्यापार करते थे ट्रेड, वो उनके साथ व्यापार करने लगे, ठीक है। वक्त वक्त की बात है, ठीक है, कभी इधर तो कभी उधर। चलो मुझे बताओ टाइम कितना हुआ है, और यहां तक क्लियर है क्या? एक बार इतना पढ़ लो और कमेंट करके भी बता दो कि आप लोगों को क्लियर हो गया है। चलो अभी देखिएगा यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट अभी कौन आया है। लेक्चर खत्म होने के टाइम पे आते हैं कुछ लोग, मतलब गजब हाल है, कभी आ रहे कभी जा रहे हैं, ठीक है। ये ऑनलाइन का यही है कि कुछ एकदम परवाह ही नहीं है। परवाह ही नहीं है, ठीक है। मुझसे इस परवाह वर्ड से एक शायरी याद आ रही है तुम लोगों के लिए। परवाह ना कर तमाशे होते रहेंगे ताउम्र, परवाह ना कर तमाशे होते रहेंगे ताउम्र, ताउम्र मतलब जिंदगी भर। परवाह ना कर तमाशे होते रहेंगे ताउम्र, तू ये ख्याल रख कि तेरा किरदार बेदाग रहे, ठीक है। तो ये जो तमाशे आपके इर्द गिर्द जो चल रहे हैं, एग्जाम क्रैक किया तो भी तमाशे होंगे, नहीं क्रैक किया तो अलग से कोई मजाक उड़ाएगा, तो ये जो तमाशे होते रहेंगे, आपको बस ख्याल इस चीज का रखना है कि आपका जो किरदार है वो बेदाग रहे, क्योंकि तमाशे खत्म नहीं होने वाले, वो तो ताउम्र पूरी जिंदगी चलते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो अभी अपने पास है, देखो यहाँ पे डच, अभी डच को शुरू करेंगे तो और टाइम लगेगा, टाइम खत्म हो चुका है ऑलरेडी, 1 आवर ऑलमोस्ट 50 मिनट से हमें हिस्ट्री का ले रहे हैं। तो आज मैं यहाँ पे रुकता हूँ, कल हम लोग डच और एंग्लो इंडियन का जो वॉर हुआ था, एंग्लो डच वॉर, डैनिश और बाकी पूरी पीपीटी फिनिश करेंगे, ठीक है। काफी बड़ा चैप्टर है और थोड़ा सा स्पीड गेन करेंगे कल के लेक्चर के अंदर, ठीक है। डैनिश, फ्रेंच, ये सभी लोग आएंगे फिर, ठीक है। और ये नोट्स जो है ये मैं ग्रुप के अंदर आपको शेयर करूंगा, व्हाट्सएप के ऊपर भी, ऐप के अंदर भी मैं इसको अभी कनेक्ट भी कर दिया। अब जिस ऐप में आपका लेक्चर चल रहा है ना, वहाँ पे नीचे पीडीएफ आपको दिख भी रही होगी, ठीक है। तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो इसको, ठीक है। और फिर ब्रिटिश वगैरह देखेंगे हम लोग, और उनका जो भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म हुआ, फिर कैसे कैसे वो भारत के अंदर अपना रूह और अपना रूल जमा लेते हैं, ठीक। सो ये प्रॉपरली बनाए हुए नोट्स है एनसीईआरटी से, आपको इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो वो शेयर करेंगे। और आज ही देखो आप लोगों को एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का एक पीवाईक्यू का गूगल फॉर्म आएगा। कहाँ पे आएगा? अपने पेड वाला जो बैच का मेघदूत बैच है उसके अंदर आएगा, तो उसको अटेम्प्ट करना है। 20 क्वेश्चन रहेंगे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो तुमको पढ़ाए नहीं है, क्योंकि चैप्टर खत्म हुआ क्या नहीं, बट फिर क्वेश्चन देने का मतलब क्या है? जो क्वेश्चन तुमको पढ़ाए नहीं है वो तुमको ये बताएंगे कि क्वेश्चंस आ कैसे सकते हैं। तो चल कल जाके जब नोट्स पढ़ोगे ना तो आइडिया आएगा कि हाँ यार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो पढ़ने का एक तरीका बनेगा, माइंडसेट बनेगा। एग्जाम ओरिएंटेड माइंडसेट बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए, और वो तो हम पढ़ा ही रहे हैं, तो पढ़ाने के बाद भी तो 10-15 टेस्ट हो ही रहे हैं आपके, तो टेस्ट की तो कोई कमी है नहीं। हर रोज एक गूगल फॉर्म का टेस्ट आ जाता है, जितने टेस्ट आप दे नहीं पा रहे उतने टेस्ट हम आपको सेंड कर रहे हैं ठीक है। तो ये अभी भी देना है टेस्ट, चैप्टर खत्म होगा तब भी रेगुलरली 4-5 टेस्ट आएंगे इसी चैप्टर से, ठीक है। क्वेश्चन बचना ही नहीं चाहिए, ऐसा लगना चाहिए एग्जाम में पहुंचे तो हर क्वेश्चन किया है पहले, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया है। बताओ मुझे यहाँ तक क्लियर है क्या? तो मैं आप लोगों को यहाँ पे रुक जाऊंगा। चलो थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे आकाश, उदय, आर्यन, मैथिली, आयुष्या, ठीक है, और प्राजक्ता। सो विल आई विल सी यू टुमारो। टेक केयर। जय हिंद।